हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम और यूजीसी नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए टॉप 10 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व इज़ कॉल्ड। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व का जो ग्राफ बनता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए फ्रिक्वेंसी पॉलीगन, बी फ्रिक्वेंसी कर्व, सी पाई डायग्राम या फिर डी ओजाइव। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ओजाइव्स, क्योंकि ओजाइव की ही मदद से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मीडियन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसे कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मीडियन की हेल्प से कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम क्या है? पाई डायग्राम आपका सर्क्यूलर डायग्राम है। ठीक है, ये क्या है? ये सर्क्यूलर डायग्राम होता है। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस दिए ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, फ्रीक्वेंसी कर्व हो गया, फ्रीक्वेंसी वर्ड से ही आप समझ सकते हो कि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है ना, वो हम फुट हैंड रूल की मदद से बनाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसे स्केल की मदद से आप इसे ड्रॉ करते हो। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है ना, वो फ्री हैंड स्मूथ कर्व से आप बनाते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बनाया हिस्टोग्राम, ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी लिखी है, नंबर ऑफ आइटम्स जो भी दिया, और यहाँ पर मैंने आइटम्स लिखे। अब जब मैं हिस्टोग्राम बना रही हूँ तो अब जब मैंने इसके मिड पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, ये जो बनाए हैं मैंने, अब इसके क्या करूँगी, मिड पॉइंट्स ले लूँगी। अब इस मिड पॉइंट्स को मैं किसकी हेल्प से बना रही हूँ? फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से बनाऊँगी। तो फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से स्ट्रेट लाइन नहीं, फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाऊँगी। मतलब हैंड से ही क्या करूँगी, बनाऊँगी। फ्री हैंड इस पॉइंट्स को जोड़ते हुए बनाऊंगी। लेकिन जब मैं स्केल की मदद से बना रही हूँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वो मेरा क्या होगा, वो होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है डी ओजाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हम डाटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। क्लास हैविंग इट्स अपर लिमिट, एक ऐसी क्लास, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CI क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10। तो इस क्लास इंटरवल में जो मेरी अपर लिमिट है, अपर लिमिट मेरी क्या है, 5 है। अब वो क्या बन जाती है, वो लोअर लिमिट बन जाती है नेक्स्ट क्लास इंटरवल की। तो ये किस सीरीज़ में होता है, ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास में होता है। एक्सक्लूसिव क्लास का मतलब होता है कि 0 to 5 जो आपने क्लास इंटरवल लिया है ना, तो उसकी अपर लिमिट जो 5 है वो 0 to 5 में ना आकर वो किस में आएगी, 5 to 10 क्लास इंटरवल में आएगी। और इसकी जो अपर लिमिट है वो किसके इक्वल होती है, वो नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट के इक्वल होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एक्सक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ या इंक्लूसिव क्लास की बात करूँ, तो जैसे मैंने लिखा 5 to 9 एंड 10 to 14, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी इंक्लूसिव क्लास है। इंक्लूसिव क्लास में जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा, जहाँ आपकी जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट लोअर लिमिट के करस्पॉन्ड नहीं होगी। तो वो कौन सी क्लास होती है, वो होती है इंक्लूसिव क्लास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ वेरी हाई इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मेजर ऑफ ओवरवेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपको दो चीज़ें दी हैं, दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक दिया है ओवरवेट और एक दिया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और क्या बताया जा रहा है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताया जा रहा है। तो रिलेशनशिप कहाँ पर मैटर करता है, कोरिलेशन में। और ये रिलेशनशिप कैसा है, ये हाईली इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप का क्या मतलब है, इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा कम होगा। जैसे प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप होता है ना, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो वैसे ही इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है, और वो भी बहुत
हाईली इन्वर्स है, वेरी हाई इन्वर्स है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो वैल्यू है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, वो किसके कंसिस्टेंट होगी, किस स्टेटमेंट की इक्वल होगी। पहली बात तो अगर मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन होता तो इसका मतलब होता है कि एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मेरा आंसर माइनस में आएगा। पॉजिटिव वाले जितने हैं मैंने उन्हें कैंसिल कर दिया। अब मेरे को दो सिचुएशन बची हैं कि -0.20 या -0.80। तो इसके लिए आपको एक चार्ट पता होना चाहिए। ये चार्ट अगर आपको पता है तो आप क्या कर लेंगे, ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो ये चार्ट आप मेरे साथ लिख लीजिए, इसको आप ड्रॉ भी कर लीजिएगा। यहाँ पर एक तरफ आप लिखेंगे डिग्री और एक तरफ आप लिखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अगर मैंने बोला कि परफेक्ट है तो परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा, +1। अगर मैंने बोला परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो वैल्यू क्या होगी, -1। अगर मैंने बोला कि वेरी हाई है, वेरी हाई में क्या होगा, वेरी हाई में होगा +0.9 टू 0.99, ठीक है, यहाँ पर प्लस। और माइनस की बात करूँगी तो यहाँ जो डिग्री है ना वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे माइनस में हो जाएगी। 0.9 टू -0.99, ये क्या शो कर रहा है, ये वेरी हाई शो कर रहा है। और हाई के लिए क्या डिग्री हो जाएगी, हाई के लिए हो जाएगी +0.75 टू +0.9। और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा -0.75 टू -0.90। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में वेरी हाई बोला है, तो वेरी हाई के लिए क्या क्राइटेरिया मैंने बताया, माइनस है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो -0.9 से लेकर -0.99 तक देखेंगे। कोई भी ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है इस लिमिट के अंदर, तो इसका मतलब हाई वाला ही हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करना ही है। तो सिलेक्ट करने में आपका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, D -0.80। अगर मॉडरेट की बात करी जाएगी तो मॉडरेट क्या होता है, 0.25 से लेकर 0.75 तक। अगर पॉजिटिव है तो आपका +0.25 से लेकर +0.75 तक। अगर नेगेटिव है तो -0.25 से लेकर -0.75 तक। अगर लो है तो लो की लिमिट क्या हो जाएगी, लो की लिमिट हो जाएगी 0 टू 0.25। अगर मैंने कहा कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा D 0.80 -0.80। If two regression coefficients are -0.8 and -0.2, तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बतानी है। इसमें आपको दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दिए हैं, एक दिया है -0.8 और एक दिया है -0.2। तो आप कोरिलेशन की वैल्यू बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू बताओ। आपको पता है कि हम इस R की वैल्यू, R क्या है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसे हम रिग्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं। रिग्रेशन की मदद से कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है BXY इंटू BXY, ठीक है, BXY इंटू BXY इंटू BYX, ठीक है। ये मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया, लेकिन अभी आपको पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ का पता होना ये ज़रूरी है कि अगर आपको दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए हैं तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। और क्वेश्चन में देखिए दोनों का साइन क्या है, सेम है। एक माइनस में है तो दूसरा भी माइनस में है, एक -0.8 है और एक -0.2 है। तो मेरी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है कि साइन क्या है, सेम है, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगी। BXY क्या दिया है, BXY दिया है, अभी मैं साइन को कंसीडर नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही हम इसे लिखते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.16
6, ठीक है। 8 2 ज़ा कितना होता है, 16 होता है। आपका ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 0.16। अब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.40, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0.40। लेकिन अभी आपकी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई है। 0.40 आने के बाद कन्फ्यूजन इन दोनों में आएगी कि सी वाला राइट होगा कि डी वाला राइट होगा। अब एक और प्रॉपर्टी काम आएगी आपके कि अगर आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस में है ना, अगर दोनों का साइन माइनस में है तो कोरिलेशन का साइन भी किस में होगा, माइनस में ही होगा। ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का भी सेम साइन होगा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस का है, तो आपका ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर पॉजिटिव में होता तो ये भी किस में हो जाता, पॉजिटिव में हो जाता। तो इसका राइट ऑप्शन है डी वाला -0.40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन द रेशियो बिटवीन स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8:40। द सैम्पल साइज n विल बी। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि सैम्पल साइज क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू SD/√n। स्टैंडर्ड एरर कितना है, 8 है, तो हम इसे मान सकते हैं कि ये 8x है। और SD कितना हो जाएगा, SD हो जाएगा 40x। √n की वैल्यू मुझे नहीं पता तो ऐसे ही लिख दी, x से x कट गया, 8 से 40 कटेगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर आप इसे हटा देंगे, हम लोग इसे रफ कर देते हैं। तो अब जो आपकी वैल्यू बची वो क्या बची, √n किसके बराबर आया, √n बराबर आया 5 के। यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ, स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर है, SD/√n के, ठीक है। x से x कटा, 8 क्या आया, 5। √n किसके बराबर आया, 5 के। तो n क्या हो जाएगा, n रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 25 के बराबर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, B 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट कब होगा। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट होगा जब r ग्रेटर देन होगा 6 प्रोबेबल एरर के। प्रोबेबल एरर क्या होता है, यहाँ पर PE का मतलब है प्रोबेबल एरर। प्रोबेबल एरर जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की एक लिमिट बताता है कि किस लिमिट तक आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रिलाई करेगा, ये रिलायबिलिटी को चेक करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा R इज ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन इज एन ऑल पर्पस एवरेज। तो येस, इट इज़ एन ऑल पर्पस एवरेज। मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल एवरेज। तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि मीडियन और मोड कैसे होते हैं, ये पोजिशनल एवरेज होते हैं। मीडियन आपका पोजीशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन पे। मीडियन क्या करता है, पूरी सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जो होगा उसमें सभी वैल्यूज़ उसके एबव होंगी और एक पार्ट में सभी वैल्यूज़ बिलो होंगी। मीडियन मतलब मिड वैल्यू या फिर सेंट्रल वैल्यू। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन दिया है 10 आइटम्स का 50 एंड इफ ईच आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 5। अगर आपको 10 आइटम का मीन दिया है 50 और सभी आइटम को हम इंक्रीज कर रहे हैं 5 से, तो आपका नया अर्थमेटिक मीन क्या होगा। चलिए, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक होता है ओरिजिन, एक होता है स्केल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो अर्थमेटिक मीन है ना वो इन दोनों से अफेक्ट होता है। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो अर्थमेटिक मीन इन दोनों से ही अफेक्ट होता है। मतलब कि अगर मैं किसी भी अपने आइटम में कुछ जोड़ रही हूँ, मैंने अगर हर आइटम में 5 जोड़ा है, तो मुझे अपने अर्थमेटिक मीन में भी उस कांस्टेंट नंबर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा मीन कितना है 50 है, और मैं हर नंबर में अपना हर ऑब्जर्वेशन में मैं क्या ऐड कर रही हूँ, 5 ऐड कर रही हूँ, तो मेरा मीन भी अफेक्ट होगा क्योंकि मैंने क्या किया है, एडिशन किया है। और मेरा मीन कितना इफेक्ट होगा, मेरा मीन उस कांस्टेंट वैल्यू से अफेक्ट होगा। अगर प्लस से अफेक्ट हो रहा है, जैसे मैं हर आइटम को इंक्रीज कर रही हूँ 5 से ना, तो मेरा मीन भी उस आइटम से 5 से बढ़ जाएगा, मतलब उस वैल्यू से उतना ही बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 55। अगर मैंने कहा कि मेरा अब मैंने क्या किया, हर आइटम में सब्ट्रैक्ट किया 5, तो मेरा मीन फिर अफेक्ट होगा क्योंकि मेरा मीन कैसा है, मीन ऐसा है कि ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है। तो माइनस करने पर मीन मेरा क्या हो जाएगा, उस वैल्यू से भी कांस्टेंट से माइनस हो जाएगा। तो मीन क्या आएगा मेरा 45। तो इसका लेकिन राइट ऑप्शन है आपका बी वाला। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ आई हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड। नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड आपको बताना है। नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। अच्छा, रेंडम सैम्पलिंग क्या होती है, रेंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि हर आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, लेकिन नॉन रेंडम सैम्पलिंग में क्या आ जाती है, सब्जेक्टिविटी आ जाती है, क्योंकि जो भी डाटा कलेक्ट करता है ना, वो अपनी कन्वीनियंस को देखता है, वो अपने पर्पस को देखता है। तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या होता है, ये नॉन रेंडम सैम्पलिंग मेथड है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि तुम्हें ना अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो सैंपल कलेक्ट करना है ना, वो 30 लोगों का कलेक्ट करना है, जिसमें से फीमेल होनी चाहिए 10 और मेल होने चाहिए 20। तो मैंने एक कोटा सेट कर दिया है कि सैंपल 30 लेना है, लेकिन फीमेल कम से कम 10 होनी चाहिए, और मेल का कोटा कितना सेट कर दिया, 20। तो फीमेल कितनी लोगे, 10 लोगे, और मेल कितनी लोगे, 20। तो ये मैंने कोटा सेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का जो आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के कैपेबल नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, देखिए अर्थमेटिक मीन जो होता है ना, वो बहुत हेल्पफुल होता है फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में, चाहे वो आप एसडी कैलकुलेट कर लो, मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लो, तो हर एक में ये हेल्पफुल होता है। तो इसका जो डी जहाँ पर होगा वो आपका ऑप्शन कट जाएगा। अब दो ऑप्शंस आपके पास बचे हैं, जिसमें से मीन, मीडियन और मोड जो होता है ये कैपेबल नहीं होता है फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट के। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी एंड ई वाला। अगर हम मीडियन की बात करते हैं, इसके क्या मेरिट होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो मीडियन जो होता है इसका एडवांटेज ये है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट में भी यूज़ हो जाता है। लेकिन डीमेरिट क्या है कि ये सभी आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता है और फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल नहीं होता है। तो सेम मोड भी होता है ना, मोड भी हमारा क्या होता है, सभी आइटम्स पर बेस्ड नहीं होता है। मीडियन और मोड कैसे होते हैं, ये पोजिशनल एवरेज होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।